ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज डे 3 ऑफ PD 365 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। एंड इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक. So this topic was in news because the Asian Development Bank has launched a new country partnership strategy for India. अब ये जो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी है, ये एडीबी हर कंट्री के साथ अपना अपना कुछ एक पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी बनाता है. इंडिया के साथ जो अभी बनाया है वो 2023 से लेकर 2027 तक रहेगा, विच विल एडवांस एडीबीज स्ट्रैटेजी फॉर 2030. तो उसमें कुछ ऑपरेशनल प्रायोरिटीज है जिसके अंदर कुछ एरियाज को फोकस किया जाएगा, उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द एडीबी. राइट. सो ये मेजर एम है इसका. एडीबी का ये जो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी है, इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है उसमें कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट रहेगा. मतलब कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर पैसा जो है उसमें कुछ हिस्सा एडीबी की तरफ से आएगा और कुछ हिस्सा बाकी बचा हुआ वुड बी पेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स. तो यहाँ पे एडीबी का ये जो एग्री कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी है, इसमें एडीबी और डोमेस्टिक जो कंट्री है वो आपस में शेयर करेंगे 70:30 रेशियो में ऑफ द ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो, जो ये इस स्ट्रैटेजी के दौरान रहेगा 2023 से 2027 तक के लिए. ठीक है. नेक्स्ट एडीबी के बारे में बात करते हैं. तो एडीबी जो है, दिस वाज एस्टैब्लिश एज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक इन 1966. इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है. ये पता होना चाहिए. बाकी बैंक है और रीजनल बैंक है तो आपको पता होगा ब्रॉडली क्या क्या काम ये करता है. टोटल इसके 68 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ विच 49 मेंबर्स आर फ्रॉम विद इन एशिया एंड पैसिफिक एंड 19 फ्रॉम आउटसाइड. एक बार शायद ऐसा क्वेश्चन, मे बी शायद एडीबी के लिए, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट शायद ऐसा क्वेश्चन आया था एआईआईबी के लिए कि उसमें मेंबरशिप किस किस कंट्रीज़ की है या कौन से कॉन्टिनेंट से मेंबरशिप है. तो ऐसा क्वेश्चन डाल के कंफ्यूज कर सकता है. नाम में एशियन है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एशियन मेंबर्स है, इसमें और कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं. एंड इंडिया हैज़ बीन अ फाउंडिंग मेंबर. तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें. इसके अलावा कोई भी बैंक होता है तो उसमें शेयर होल्डिंग होती है. शेयर होल्डिंग मतलब पैसा लगाने वाले जो लोग हैं या इस केस में कंट्रीज हैं, तो उनका शेयर होल्डिंग रहता है. तो यहाँ पे यूएस और जापान जो है, दे आर द हाईएस्ट शेयर होल्डर ऑफ 15.6%. उसके बाद चाइना और इंडिया है इसमें 6.4 एंड 6.3% रिस्पेक्टिवली. फिर बाकी जो नेशंस हैं उनका भी नंबर आता है इसके अंदर. तो ये शेयर होल्डिंग पर होना चाहिए. मैक्सिमम यहाँ पे यूएस और जापान की है, चाइना भी है और इंडिया भी है. ठीक है. इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पैरिटी, IPEF. सो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट मल्टीलेटरल इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था और अभी इसका थर्ड जो मीटिंग था, इट वाज हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को USA. अभी जो IPEF है, ये एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग बन जाता है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया ने अपने आप को पुल आउट कर लिया था फ्रॉम द RCEP. तो ऐसे में इंडिया को ज़रूरत है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने के लिए. ऐसे किसी मल्टीलेटरल ग्रुप का मेंबर होना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. ऐसे में ये एक अच्छा या एक बहुत ही पोटेंशियल वाला एक अलायंस हम लोग देख रहे हैं इसको. So this IPAF was launched jointly by USA and other partner countries of the Indo-Pacific region in 2022 at Tokyo. Right? अब इसका मेजर जो काम है, that is to engage in economic and trade activities. इसके साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ भी होने चाहिए. तो इसके ब्रॉडली 4 पिलर्स हैं. यानी IPEF जो है ये 4 पिलर्स के ऊपर काम करेगा. पहला पिलर है इसमें ट्रेड, यहाँ पे देख सकते हो आप. पहला पिलर ट्रेड है, फिर सप्लाई चेन है, फिर थर्ड है क्लीन इकोनॉमी, फोर्थ है फेयर इकोनॉमी. ठीक है. सो ये 4 इसके पिलर्स हैं. अब जो मेंबर्स होंगे इस IPF के, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ऑल द पिलर्स. वो अपनी मर्जी के हिसाब से कोई पिलर को ज्वाइन कर सकते हैं. सो इंडिया ने अभी जो पिलर 2 से 4 है उसको ज्वाइन किया है. इंडिया ने पिलर 1 नहीं ज्वाइन किया है बिकॉज इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे थे. फॉर दैट रीजन इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द पिलर 1. ठीक है. सो आगे बात करते हैं कौन कौन मेंबर है. तो यहाँ पे आपको नाम से पता लग रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में हम बात करें, बट इसमें चाइना नहीं है. एक चीज़ याद रखना, चाइना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है. ऑल दो पैसिफिक जो रीजन है उसमें टच होता है,
बट उसको इंक्लूड नहीं किया बिकॉज इसे एज अ ऑल्टरनेटिव टू चाइना प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसमें मेंबर कौन कौन है, इसमें यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रूनई है, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये 14 कंट्रीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब इसमें मेंबर्स है। इसका काम यही है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इंश्योर करना। अभी तक जो सप्लाई चेन था उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल जो था वो चाइना का था, तो वो जो चाइना का कंट्रोल है उससे हटाकर हम हमारा जो सप्लाई चेन है उसे रेजिलियंट बनाए और फॉस्टर करे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ठीक है, ये भी अगेन, ये जो इसका आइडिया है, दिस इज ऑल्सो गोज अगेंस्ट द राइजिंग असर्टिवनेस ऑफ चाइना, उसके खिलाफ जाता है। ठीक है, और इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है कि इसके थ्रू इंडिया कैन बिकम द पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। ये जो मौका इंडिया ने कई बार गंवाया है पहले, तो वो नेक्स्ट टाइम ना गवाए, उसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इंडिया बिकम्स पार्ट ऑफ दिस वैल्यू चेन। अब डिफरेंसेस क्या है ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स या ट्रेडिशनल ट्रेड अरेंजमेंट और आईपीईएफ में? तो बाकी जो ट्रेडिशनल ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर एफटीए वगैरह होता है और वो सब चीज़ों के लिए एक साथ होता है, मतलब एक सिंगल अम्ब्रेला रहेगा या एक सिंगल साइलो रहेगा, उसी के अंदर सारा के सारा काम होगा। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई कंट्री अगर चाहता है कि वो एक स्पेसिफिक पिलर ना ज्वाइन करे तो वो बिना ज्वाइन करे भी इसमें पार्ट बना रह सकता है या मेंबर बना रह सकता है। बट बाकी जो ट्रेडिशनल एक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, या तो इधर यू आर ऑल इन या ऑल आउट, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ आईपीएफ में नहीं है और दैट्स वाई इंडिया इज ऑल्सो ईगर टू ज्वाइन दिस ग्रुप इन। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड न्यूज़ हम लोग G20 के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे, बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। तो आईपीएफ मेंबर्स को भी प्रपोज किया था कि G20 का जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसमें आप ज्वाइन करिए। ठीक है, आगे चलते, नेक्स्ट देखो। Next organization is International Maritime Organization. So this was in news because India was recently re-elected to the IMO Council. International Maritime Council में India re-elect हुआ with the highest tally election held for 2025 biennium. 2 सालों का ये जो पीरियड है इसमें इंडिया वापस री-इलेक्ट हुआ है आईएमओ की काउंसिल के अंदर। अब आईएमओ के बारे में बात करते हैं, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का, विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1948। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और शिपिंग से रिलेटेड या मैरिटाइम एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको ये केटर करता है। सो इसमें मेंबर्स 176 मेंबर्स हैं इसके अंदर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और 3 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं इसके अंदर और इंडिया इसका मेंबर है। राइट, अब कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस या ट्रीटीज़ आईएमओ ने फॉर्म करवाए हैं तो हम अपने को उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे एक है मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल कन्वेंशन आई होप सभी ने एनवायरनमेंट में पढ़ा ही था। तो इसका काम बेसिकली जो शिपिंग एक्टिविटी है उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसको मिनिमाइज या प्रिवेंट करना है। फिर है लंदन कन्वेंशन। तो लंदन कन्वेंशन जो है इसका काम समुद्र के अंदर जो वेस्ट को डंप किया जाता है उसे हम रोकें। राइट, और क्लाइमेट मिटिगेशन स्टेप्स ले, इसके लिए लंदन कन्वेंशन लागू किया गया था बाय द आईएमओ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। इसके अलावा मैरिटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ये लेता है, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइन, सोलेस कन्वेंशन 1974। तो इसमें बेसिकली स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप इक्विपमेंट्स, सो दैट जो लोग शिप के अंदर जो सेल कर रहे हैं सीज के अंदर उनकी लाइफ प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए जिबूती कहाँ पे है, तो दिस इज अ कंट्री इन अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती है ये कंट्री। और जिबूती जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट इज़ फॉर द वेस्टर्न इंडियन ओशन, और ये भी स्पेसिफिकली जो पायरेसी एक्टिविटी होती है इस रीजन के अराउंड उसको केटर करता है। ठीक है, तो आर्म्ड रॉबरी या फिर पायरेसी जो है उसके खिलाफ ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट किए गए थे, ये अमेंडमेंट था जेदा अमेंडमेंट टू द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें बहुत सारे और ऑफेंसेस इंक्लूड कर दिए गए। पहले इसमें ऑफेंस केवल पायरेसी एक्टिविटीज़ ही होती थी, बट अब इसमें मैरीटाइम टेररिज्म या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम या फिर इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें अब इंक्लूड कर दी गई थ्रू द जेदा अमेंडमेंट। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज़ है बट वो उतना ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट देखो, आईएमओ की काउंसिल की बात कर रहे थे जहाँ पे इंडिया अभी इलेक्ट हुआ है।
तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है आईएमओ का, मतलब जो भी काम करना होता है, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है ये एग्जीक्यूट आईएमओ काउंसिल करती है और ओवरऑल सुपरविजन करती है वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट्स मेड अप ऑफ 40 मेंबर स्टेट्स, ठीक है, जो कि 2 साल के टर्म्स के लिए इलेक्ट होते हैं। तो अभी इंडिया का टेन्योर अभी 2 साल रहेगा इस ग्रुप में। इसके अलावा आईएमओ जो काउंसिल मेंबर्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ए बी सी कैटेगरीज हैं ये। ए के अंदर जो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका इंटरेस्ट है इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज वो आते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली शिपिंग वगैरह वहाँ की जो कंपनीज है जो कि काम करती है इस एरिया के अंदर वो सब कैटेगरी ए में आते हैं। फिर कैटेगरी बी में स्टेट्स विद इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड, ठीक है, और इंडिया इसी कैटेगरी के अंदर अभी री इलेक्ट हुआ है। फिर कैटेगरी सी है विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन एंड हुज इलेक्शन विल इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मेजर जोग्राफिक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये 3 इसमें ग्रुपिंग बनाई गई है। सो ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए, बाकी इन डिटेल तो आपको नहीं भी हो तो पता आप कर पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो G7 समिट। सो द 49th G7 समिट वॉज रिसेंटली हेल्ड इन हिरोशिमा, जापान के अंदर, वेयर इंडिया अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील वर ऑल्सो इन्वाइटेड, ठीक है। वैसे तो आपको पता है इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द G7 मीटिंग एज ऑफ नाउ, आगे हो जाएगा तो पता नहीं, बट अभी तक नहीं है। सो बट पिछले कुछ सालों से इंडिया लगातार इन्वाइटी बना हुआ है, इंडिया को लगातार इन्वाइट किया जा रहा है इन G7 समिट्स के अंदर, ठीक है। सो दिस G7 ओरिजिनली इट वॉज स्टार्टेड एज G8 बिकॉज इसमें रशिया भी था, बाद में रशिया को इसमें से निकाल दिया गया था। सो इनिशियली स्टार्टेड इन 1973 बट सेटअप इन 1975। तो इसमें जो वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो आते हैं और डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ को, ठीक है। और इसमें मेंबर कौन कौन है ये पता होना चाहिए। कनाडा है, जापान है, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं। रशिया होता था पहले बट उसे बाहर निकाल दिया गया। इस G7 का भी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जैसे G20 में हमने देखा था कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता, ये रिवॉल्व करता है मेंबर्स में। तो वैसे ये भी जो है रिवॉल्व करता है अपने मेंबर्स के अंदर ही। और EU वैसे तो इसका पार्ट नहीं है, EU इज़ नॉट अ मेंबर बट इट इज़ ऑलवेज इन्वाइटेड, ठीक है। तो हमेशा जो एनुअल समिट होता है उसमें EU की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑल्दो EU इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। तो ये पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने रिसेंटली लिए हैं, जैसे ग्लोबल मिनिमम टैक्स एक लिया है कि 15% हम मल्टीनेशनल कंपनीज पे लगाएंगे, ये इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट करने के लिए एग्रीमेंट करा है। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, ठीक है। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि पता होने चाहिए ऑफ द G7। आगे चलते हैं। एक और G7 का इनिशिएटिव था कॉल्ड द पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट, शॉर्ट में राइज। तो ये जो राइज है दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड G7 विच वॉज अंडर द जापान प्रेसिडेंसी। इसके अंदर बेसिकली डाइवर्सिफाई करने का कोशिश करें सप्लाई चेन को फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स, और इसमें सपोर्ट किया जाएगा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को, ठीक है। तो ये था राइज इनिशिएटिव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। सो मेंबर्स पता होने चाहिए। मेंबर स्टेट इसमें 6 हैं। फर्स्ट ओमान, फिर UAE सेकंड, थर्ड सऊदी अरेबिया, फोर्थ बहरेन, फिफ्थ कुवैत एंड सिक्स्थ है कतर, राइट। ये सारी कंट्रीज लोकेशन पता होना चाहिए बिकॉज अभी ये मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है पूरा का पूरा हॉट टॉपिक है और न्यूज़ में है पिछले काफ़ी समय से IR के टर्म्स में, राइट। सो ये सब कंट्रीज़ का कहाँ बॉर्डर टच होता है ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो दिस GCC वॉज इस्टेब्लिश इन रियाद, सऊदी अरेबिया इन 1981, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है। और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस ऑफ द गल्फ रीजन। अब ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसमें से कुछ कंट्रीज इसमें नहीं है वो पता होना चाहिए। एक तो कौन सी नहीं है इसमें, यमन नहीं है, ठीक है। ऊपर आप जाओगे तो फिर यहाँ पे इराक है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ईरान है। ये 2 कंट्रीज जो है इसका पार्ट नहीं है, ऑल्दो ये गल्फ रीजन के अंदर हम इनको भी इंक्लूड करते हैं बट ये 2 कंट्रीज नहीं है, याद रखना ईरान नहीं है
और इराक नहीं है, और इसके अलावा यमन नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द कंट्रीज। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, और करंटली जीसीसी का इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है, ये पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें अभी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। पहला देखो नेटो। सो ये बहुत हॉट टॉपिक था इस बार इंटरनेशनल रिलेशन में, बिकॉज फिनलैंड एंड स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया नेटो को, एंड दे बिकेम द 31 एंड 32nd मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो याद रखना नेटो की मेंबरशिप एक्सपेंड होकर 32 मेंबर स्टेट्स तक हो गई है, एंड सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट इसमें स्वीडन है। ठीक है, तो टर्की ने बेसिकली रोक रखा था इनका अप्रूवल। ठीक है, बट बाद में टर्की ने एग्री कर दिया और स्वीडन बन गया नेटो का पार्ट। सो ये जो नेटो है, दिस इज अ कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर किसी एक पर्सन के ऊपर या एक नेशन स्टेट के ऊपर अटैक होता है इन द नेटो ग्रुपिंग, तो इसका मतलब सभी के ऊपर अटैक कंसीडर किया जाएगा, एंड ऑल ऑफ देम विल कम एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो जैसे एक गैंग होता है ना, वैसे ही इन्होंने बना लिया, बट इस गैंग का काम इतना ही है, डिफेंस करना। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और आर्टिकल 5 बेसिकली गारंटी करता है ये वाला कलेक्टिव डिफेंस का जो आइडिया है। ये आर्टिकल 5 जो है नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी का, उसे बेसिकली उसमें लिखा हुआ है कि ये वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये वाला प्रिंसिपल चलता है इसमें। अब नेटो की एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी, एंड दिस मार्क द स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो कोल्ड वॉर में यूएसएसआर ब्लॉक अलग हो गया था, नेटो ब्लॉक अलग हो गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर है, और एम यही था कि यूएसएसआर का जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है उसे टैकल करें, उसे काउंटर करें। बट यूएसएसआर इज लॉन्ग गॉन, बट स्टिल ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी चले जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना 32 मेंबर्स हैं। ईयू मेंबर्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ नेटो वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया नहीं है इसका पार्ट, साइप्रस नहीं है, आयरलैंड नहीं है, और माल्टा नहीं है। ये चार आप मान के चलो कि ये चार जो है इसमें नहीं पार्ट है। बाकी जितने भी हैं स्टेट्स, वो सब इसका पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था, आई थिंक एक इन्फोग्राफिक शेयर किया था कि कौन कौन सी कंट्री, नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी स्वीडन और फिनलैंड ने ज्वाइन किया, तो आपको पता होना चाहिए ये कंट्रीज कौन सी ग्रुपिंग में आएगी, स्वीडन और फिनलैंड, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो उसमें 3 कंट्रीज आती है, दीज आर नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। बट अगर मैं नॉर्डिक बोल देता हूँ तो इसमें 2 और कंट्रीज ऐड हो जाती है, विच आर फिनलैंड, आइसलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज मिला के नॉर्डिक कहलाती हैं, 3 ये जो कंट्रीज हैं ये मिला के स्कैंडिनेविया कहलाती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रीज नहीं थी तो हम लोगों ने देख लिया। ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आयरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आयरलैंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड इसका पार्ट नहीं है। माल्टा इसका पार्ट नहीं है, माल्टा नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज है जो कि इसका पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं, तो मेजर जो मेंबरशिप है इसके अंदर 30 यूरोपियन नेशंस हो गए, एंड 2 एक्स्ट्रा जो नेशंस है दे आर यूएस एंड कनाडा, ये नीटो का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे टर्की भी पार्ट है, ये भी याद रख लेना। और इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। ये जो नेटो है इसको यूएन के चार्टर्स से जो आर्टिकल 51 है उसके अंडर पावर मिलती है, बिकॉज ये आर्टिकल 15(1) ये बोलता है अपनी सिक्योरिटी के लिए अलायंसेस जो है इस टाइप के बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस। तो ये बेसिकली यूएस का जो पार्लियामेंट है या उधर का जो सेनेट है, ये बेसिकली स्टेटस प्रोवाइड करता है ऐसे नेशंस को जो कि यूएस के साथ जिनका काफ़ी अच्छा डिफेंस रिलेशन है, उनको ये स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। बट दिस इज़ नॉट लाइक नेटो। नेटो में तो अगर लड़ाई हो जाती है तो फिर आना ही पड़ेगा यूएस को उस वॉर के अंदर। बट इनके साथ केवल जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका सेल या परचेज होता है, राइट। और इसके अंदर कोई ऐसा ग्रुपिंग वाला जो सीन है वो नहीं है। ठीक है, सो इसमें ये जो स्टेटस है ये कुछ कंट्रीज़ को मिला हुआ है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, इसराइल, इन सबको ये स्टेटस मिला हुआ है। इंडिया को अभी ये स्टेटस नहीं मिला हुआ। इंडिया इज़ अ मेजर पार्टनर, वो स्टेटस तो प्रोवाइडेड है, बट स्पेसिफिकली मेजर नॉन नेटो अलाई नहीं है, और ना इंडिया इस टैग को चाहता है। ठीक है,
सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो अभी इनका ना 4th राउंड ऑफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन चल रहा है इंडिया के अंदर, FATF की टीम का, जो कि इंडिया में आ रखी है अभी। इवैल्यूएशन किस लिए करते हैं? ताकि ये इंश्योर कर सके कि इंडिया के जो भी लॉज हैं या जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, दे आर कंप्लाइंग विद द मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग नॉर्म्स। ठीक है, तो FATF का काम यही है, जो टेरर फाइनेंसिंग है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी हो रही है, इसको रोकना है। FATF कैसे फॉर्म हुआ था? दिस वाज फॉर्म बाय द G7 समिट हेल्ड इन पेरिस इन 1989। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है एंड दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। क्लियर? तो 37 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया भी उसका पार्ट है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनमें से एक है GCC विच इज द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड द यूरोपियन कमीशन। ये 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके मेंबर्स है। इंडिया ने इस FATF को ज्वाइन किया था इन 2010, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये जो FATF है अपने वर्किंग के लिए या अपने एनालिसिस के लिए, दिस रिलाइज ऑन 9 FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज। ठीक है, FATF टाइप की 3 रीजनल बॉडीज हैं, 3 नहीं, इनफैक्ट 9 रीजनल बॉडीज हैं, और उनके जो डेटा होते हैं, उनके जो इनपुट होते हैं, उसी के हिसाब से FATF अपने डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एशिया ग्रुप या एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा ही रीजनल ग्रुप है। नेक्स्ट, जो कंट्रीज लगातार FATF के जो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो नहीं करती, उनको कुछ लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो 2 लिस्ट होती है इसकी, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज को डाला जाता है जो कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के अंदर हेल्प कर रही है। जैसे आपको पता भी होगा, पहले पाकिस्तान को डाल रखा था ग्रे लिस्ट में, अब तो बाहर निकाल दिया है। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्शन लिया उसके बाद बाहर निकाला, नहीं तो उससे पहले इट वाज इन द ग्रे लिस्ट। और कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद भी FATF के डायरेक्शंस को नहीं मानता, तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो अभी करंटली 2 कंट्रीज है इस ब्लैक लिस्ट में, एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और अभी रिसेंटली FATF ने सस्पेंड कर दिया रशियाज मेंबरशिप ओवर द यूक्रेन इशू। ठीक है, यूक्रेन वॉर जो चल रहा था उसमें इस इशू के कारण रशिया को इसकी मेंबरशिप से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट, FATF ने रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाला, बिकॉज उनके जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग जो लॉज थे, दे वर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, हर साल न्यूज़ में रहता है। UPSC ने अभी तक ऐसा कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछा नहीं है पिछले कुछ समय में, बट पूछ सकता है बिकॉज दिस थिंग इज ऑलवेज इन न्यूज़। सो अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ये जो 91st जनरल असेंबली मीटिंग हुआ था ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्टली इंटरपोल के नाम से जानते हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया सेंटेनरी ईयर। सेंटेनरी मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए। इसके अलावा CBI का जो अकेडमी ऑफ इंडिया है, उन्होंने ज्वाइन किया इंटरपोल का ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क। ठीक है, सो ये कुछ करंट अफेयर बेस्ड न्यूज़ थी जो पता होनी चाहिए। जेनेसिस की बात करें तो 1923 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म हुई थी, और 2023 में अब इसको 100 साल हो गए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन फ्रांस के अंदर है, और मेन काम इसका इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है। आगे पढ़ेंगे कि मतलब ये कोई अरेस्ट नहीं करता, ये कोई किसी का जो है लोकेशन ट्रेस नहीं करता खुद से, ऑल्दो दिस पास ऑन इट ओनली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, अब ये कुछ नोटिस निकालती है जो पता होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया का एक पॉलिटिशियन है, अभी एक सेक्स स्कैंडल में नाम आया था उसका, आई थिंक प्रज्वल रेवन्ना शायद नाम था। तो उसके खिलाफ जैसे अभी न्यूज़ में आ रखा था कि ब्लू नोटिस जारी किया इंटरपोल ने। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए नोटिस का मतलब क्या है। जैसे ब्लू नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस बेसिकली मीन्स कि जो पर्सन है इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो हमें, कि कहाँ पे है, क्या वेयर अबाउट्स है। ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन इस ब्लू नोटिस के थ्रू सीख की जाती है। येलो नोटिस इज फॉर मिसिंग पर्सन, और फिर इंटरपोल का ये जो रेड नोटिस है ये सबसे स्ट्रिंजेंट होता है। इसके अंदर किसी वांटेड पर्सन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। तो अगर लेट्स से इंडिया ने ये किसी कंट्री को
जाके बोला है या इंटरपोल को बोला है कि इसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करिए। तो इंटरपोल के थ्रू जितनी भी रिस्पेक्टिव इसकी मेंबर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के पास ये रेड नोटिस जो है चला जाएगा और उस पर्सन को तुरंत आइडेंटिफाई करना या तुरंत अप्रीहेंड करने का जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा उस कंट्री के ऊपर। ठीक है, सो याद रखना मेंबर 196 कंट्रीज है, इंडिया भी इसका पार्ट है। और नोटिस में कुछ और नोटिस भी हैं इसमें, जैसे एक ब्लैक नोटिस है। तो ब्लैक नोटिस मतलब कोई ऐसी बॉडी है जो कि अनआइडेंटिफाइड है। ग्रीन नोटिस दिया जाता है फॉर वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ये जो पर्सन है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ा डेंजरस है, तो ऐसा कोई वार्निंग देना है तो उसके लिए ग्रीन नोटिस इशू किया जाता है। ऑरेंज नोटिस इज फॉर इमिनेंट थ्रेट। एंड लास्टली पर्पल नोटिस दिया जाता है फॉर मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में जानकारी देने का काम जो है वो इस पर्पल नोटिस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, सो याद रखना दिस इज नॉट अ पुलिस फोर्स, इट हैज़ नो पावर टू अरेस्ट एनीवन, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट क्राइम। ये जो अपने रिस्पेक्टिव मेंबर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनको हेल्प करती है। और इंडिया में इसका नोडल एजेंसी कौन है, तो आपको बताना चाहिए सीबीआई जो है इसके लिए नोडल एजेंसी है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसी से एक रिलेटेड न्यूज़ है मैकॉलिन कन्वेंशन। सो मैकॉलिन कन्वेंशन या ये जो कन्वेंशन है स्पेसिफिकली मैच फिक्सिंग जो होता है उसको चेक करने के लिए बनाया गया है। द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन known as Macaulay Convention is a multilateral treaty aimed at checking match fixing। ठीक है, सो ये कुछ एडिशनल डिटेल्स थी जो पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, रिलेटेड न्यूज़ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। पहला देखो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ये इंडियन ओशन रीजन वाले जो कंट्रीज है वो सब हैं, ज़्यादातर है मतलब, इसमें आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। और आप समझ भी सकते हो कि इंडियन ओशन इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है तो उसमें पाकिस्तान नहीं रहेगा। राइट, सो अभी ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है इसके काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई इन कोलंबो श्रीलंका, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। सो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एस्टैब्लिश इन 1997 बेस्ड ऑन द विजन ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के विजन के ऊपर ये बना। इसका काम है कि जो कॉपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इंडियन ओशन रीजन में वो स्ट्रेंथन हो। करंटली इसमें 23 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और ये जो IORA है ये एनुअली मीट करता है हर साल। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कोलंबो में हुई थी। आगे इसके अंदर जो चेयरमैनशिप है अभी करंटली द चेयरमैनशिप ऑफ द IORA इज विद बांग्लादेश। सॉरी, पहले बांग्लादेश के पास था, अब श्रीलंका के पास गया है। ठीक है, 2023 से 2025 के लिए, फिर 2025 से 2027 के लिए इंडिया के पास आएगा। ठीक है, सो ये याद रखना इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्रीज के बारे में। अब यहाँ पे ना आप एक आइलैंड ग्रुप्स देख पा रहे हो। ठीक है, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, इनको कलेक्टिवली एक नाम से जाना जाता है। कोई बता सकता है क्या होता है इनका नाम कलेक्टिवली इस ग्रुपिंग का? वनीला आइलैंड्स सुना है? वनीला आइलैंड्स, तो याद रखना वनीला आइलैंड्स ग्रुपिंग बोलते हैं इसको। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड्स। ठीक है, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा एक और है आई थिंक मेयोती भी है। ठीक है, बट वो मेयोती एक्चुअली फ्रांस का पार्ट है, तो ये याद रख लेना इसमें। और इसके अलावा सेशल्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ एडिशनल फैक्ट्स थे वनीला आइलैंड्स के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, फिपिक। ये काफ़ी न्यूज़ में था पिछले एक साल के अंदर, बिकॉज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए थे यहाँ पे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स प्रेजेंट किए थे इस फोरम के अंदर। सो ये था थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन विच वॉज हेल्ड एट
पोर्ट मोर्सबी। अब ये मोर्सबी कहाँ है? तो दिस इज लोकेटेड इन पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया कहाँ है? यहाँ पे है, आप देख सकते हो। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया कहाँ से बॉर्डर टच करता है? इट टचेस बॉर्डर विद इंडोनेशिया। तो आप मेंटल मैपिंग बना सकते हो कहाँ पे पड़ेगा ये। पापुआ न्यू गिनिया है। ये वाला जो रीजन है इसे मेलानेशिया बोलते हैं। इसमें सोलोमन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, फीजी इसमें आ जाते हैं। ऊपर इसके ऊपर नॉर्थ में जाओगे, माइक्रोनेशिया रीजन बोलते हैं इसे। इसमें पलाऊ, गुआम, मरियाना आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स ये सब देखने को मिलेंगे। ये गुआम जो है ये जापान से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो गुआम आएगा। ठीक है, फिर तीसरा इसमें रीजन पड़ जाता है पॉलिनेशिया का, जिसमें आइलैंड्स आते हैं छोटे छोटे, किरिबाती, टुवालू, समोआ, कुक आइलैंड्स, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया। राइट, ये छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे इन द पॉलिनेशिया रीजन। नेक्स्ट, अब देखो इसमें आइलैंड नेशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये कुछ आइलैंड नेशन है। जैसे हम लोगों ने एक वोल्केनो पढ़ा था, माउंट होंगा हाफी। किसी को याद है कौन सी आइलैंड नेशन के अंदर था ये माउंट होंगा हाफी वोल्केनो? टोंगा। वेरी गुड, टोंगा के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने माउंट होंगा हाफी। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें याद रखना, बिकॉज यूपीएससी ने रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शंस भी पूछ लिए हैं। तो ये रीजन और ये वोल्केनो जो था टोंगा के अंदर, इसको ये ज़रूर याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। अब ये वाला रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ गए और बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए? दिस इज बिकॉज ये आइलैंड नेशन भले ही साइज छोटा है, लेकिन इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी छोटा है, बट उसके कंपैरिजन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से बहुत सारे नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज निकल सकते हैं। इसलिए इंडिया वांट्स टू अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर करना चाहता है इंडिया भी वहाँ पे। राइट, इसके अलावा इंडिया रिसेंटली कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार सी इनिशिएटिव टू द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। अब ये जो स्टार सी जो इनिशिएटिव है, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, ये जो इनिशिएटिव है दिस विल बिल्ड स्टार सेंटर्स विच विल एक्ट एज हब ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑन सोलर एनर्जी। तो इस इनिशिएटिव के अंदर ये कुछ स्टार सी हब्स बनाए जाएंगे जहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी इन आइलैंड नेशन के लोगों की, प्लस नॉलेज या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स है वो भी इसके अंदर किए जाएंगे। राइट, सो दिस वाज अबाउट फिपेक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये हमेशा जब भी नाम आए आपका दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ये बेसिकली रशिया का इनिशिएटिव है। जैसे हम लोगों ने ईस्ट एशिया समिट पढ़ा था वो आसियान का था, बट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये रशिया का है। और कहाँ पे होता है? व्लादिवोस्टॉक में होता है। तो व्लादिवोस्टॉक जो है रशिया के सबसे ईस्टर्न मोस्ट सिटी बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटी। सो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एट द 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। और इस रीजन में अगर बात करें, रशिया का फार ईस्ट डेवलप नहीं है, उसको डेवलप करने के लिए ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम चलाया जाता है। दिस रीजन इज क्वाइट रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इसलिए इंडिया या बाकी जो नेशंस है स्पेशली चाइना, उसकी तरफ से काफ़ी इंटरेस्ट है इस रीजन में। एंड चाइना इज करेंटली द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन दिस रीजन, फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड जापान। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, G77 के बारे में बात करते हैं। सो इंडिया ने अभी रीआइट्रेट किया अपना कमिटमेंट टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ एट द G77 प्लस चाइना समिट इन क्यूबा। अब ये G77 जो है डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है, जिसके थ्रू वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अपनी बात आगे रखना चाहता है। अदरवाइज जो डेवलप नेशन है वो उनकी वॉइस को कभी बढ़ने ही नहीं देते या सुनते ही नहीं उनकी वॉइस को। तो ये एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे डेवलपिंग नेशंस के जो कंसर्न है उसको यूनानिमसली रखा जाएगा टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, या ग्लोबल साउथ या साउथ साउथ सॉलिडारिटी या कोऑपरेशन का ये एक एग्जाम्पल है। इससे ही G77 से ही एक और ऑर्गेनाइजेशन बना G24। तो ये भी अगेन ग्रुप है कुछ डेवलपिंग नेशंस का जो कि चाहते हैं रिफॉर्म इन द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, सो दिस इज G24, ये G77 से ही बना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट I2U2 के बारे में बात करते हैं।
I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। तो ये 4 कंट्रीज का ग्रुपिंग बना है। इसे वेस्टर्न क्वाड के नाम से भी जाना जाता है इनफॉर्मली। ठीक है, तो अभी इन्होंने अनाउंस किया है एक न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर, जिसके अंदर वो कुछ यूनिक स्पेस बेस्ड टूल्स क्रिएट करेंगे। अभी जो I2U2 है, दिस केम एट द बैकड्रॉप ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स में आपको पता है इसराइल के जो रिलेशन अरब वर्ल्ड के साथ इम्प्रूव हो रहे थे, राइट। अब तो इसराइल पैलेस्टीन वॉर हो गया, जिसके बाद ये सब चीज़ें जो है कोल्ड स्टोरेज में चली गई। ठीक है, मतलब कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा है अब। अभी तो सारे जो प्रोग्रेस हुई थी वो भी कहीं ना कहीं रोल बैक कर गई है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, दे हैव टेकन अ नेगेटिव व्यू ऑफ द इसराइल ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। सो इसलिए ज़्यादा कुछ काम का नहीं है इसमें। आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट देखो ऑकस। ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 3 कंट्रीज का ग्रुपिंग है एंड इन्होंने एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया टू जॉइंटली ऑपरेट डीप स्पेस एडवांस रेडार कैपेबिलिटी। अब ये तो था करंट अफेयर्स के बारे में, तो बस इतना याद रखना, ये जो ऑकस है ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कंट्रीज आपस में डिफेंस टेक और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करेंगी, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट बॉडी के ऊपर, दैट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। सो अभी इंडिया और IAEA ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर वो कोऑपरेट करेंगे ऑन एक्सटेंडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये दोनों, इंडिया और ये जो बॉडी है IAEA, काम करेगा। और ये चीज़ याद रखना, IAEA जो है दिस इज वर्ल्ड्स सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ठीक है, न्यूक्लियर में साइंटिफिक या टेक्निकल जो भी कोऑपरेशन चाहिए वो सब ये बॉडी करता है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है और इंडिया इसका शुरू से फाउंडिंग मेंबर रहा है। ठीक है, सो याद रखना 1957 से इंडिया हैज़ बीन द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस IAEA। और आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था एक 123 करके डील। ठीक है, 123 एक्ट या 123 डील था, सिविल न्यूक्लियर डील भी जिसे हम बोलते हैं, बिटवीन इंडिया एंड US। उसके अंदर इंडिया ने अलाउ किया था कि हाँ ठीक है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया के अंदर लगा सकती है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, बट वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर लाइबिलिटी किसका होगा, इसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, बाद में वो रिजॉल्व हो ही नहीं पाया, वो बात अलग है। तो उसके बाद जो है इंडिया और IAEA ने एक एग्रीमेंट साइन किया था फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड्स टू न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो इंडिया में जितने भी सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पे बाहर से न्यूक्लियर मटेरियल आता है, उन सब की जो चेकिंग है या उन सब का जो रेगुलेशन है, दैट कम्स अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो उसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जो रेगुलेशन है वो ये बॉडी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। सो इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया कॉल्ड प्रयास। इसका पूरा नाम रहेगा प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल प्रयास। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप में इसे लॉन्च किया गया था, राइट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन। तो दिस इज अ UN बॉडी, 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था, 175 मेंबर स्टेट है। और कैसे ह्यूमंस का माइग्रेशन होता है और उसे कैसे ऑर्डरली किया जाए, इसके बारे में जो रिसोर्सेज है उसको बनाने का काम ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन करता है। ठीक है, इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन तो बताइए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ओपेक के बारे में बात करते हैं, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। सो अभी रिसेंटली अंगोला ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द ओपेक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, जो कि इसका पार्ट नहीं है। वियना ये जो ऑस्ट्रिया है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ओपेक कंट्रीज, बट इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है फॉर सम रीजन। नेक्स्ट, ओपेक एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं उसको बनाने का जो काम है उसको ओपेक करता है। तो एक तरीके से कार्टेल है ये। कार्टेल मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो अपने हिसाब से पेट्रोल का जो दाम है वो डिसाइड करते हैं
ठीक है, अगर इनको लगता है दाम अच्छा नहीं मिल रहा तो ये प्रोडक्शन कट कर देते हैं, या कभी कभी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं जब इनको लगता है कि हाँ कुछ कंट्रीज़ के खिलाफ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो करंटली इसके 12 मेंबर्स हैं: सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गबन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड वेनेजुएला। ये इसके 12 मेंबर्स हैं, राइट। और ये एक स्टैंडर्ड या एक ऑयल का जो बेंचमार्क है वो सेट करता है। सो ये याद रखना, ओपेक यूजेस ब्रेंट क्रूड। एक बार यूपीएससी ने ना ये ब्रेंट नहीं, शायद डब्ल्यू के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, डब्ल्यू के बारे में जानकारी है किसी को? व्हाट इज डब्ल्यू टी आई? West Texas. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और वो यूएस सेट करता है, और ब्रेंट क्रूड जो है ये ओपेक कंट्रीज जो है ये सेट करते हैं। ठीक है, सो कोई डिफरेंस बता सकते हो इन दोनों में? डिफरेंस क्या होता है ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई के बीच में? सल्फर कंटेंट का डिफरेंस है। किसमें कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है? ओके, तो जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है उसके अंदर लो सल्फर कंटेंट होता है। ठीक है, और जो ब्रेंट क्रूड में थोड़ा सल्फर ज़्यादा। ये ओपेक वाले जो लोग हैं, ये जो तेल निकाल रहे हैं, इनका तेल थोड़ा गंदा होता है बिकॉज इसमें सल्फर ज़्यादा है। इसके अलावा ओपेक प्लस भी एक मीटिंग होती है। ओपेक प्लस में कुछ और मेंबर्स जुड़ जाते हैं, तो टोटल 22 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस या ओपेक प्लस में पार्ट है, राइट। सो ये पता होना चाहिए। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। टुमारो विल स्टार्ट विद अदर टॉपिक्स। ठीक है, कुछ एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन और है, बाकी फिर ये ख़त्म हो जाएगा, राइट। इतने बात में कोई डाउट या कोई एडिशन तो बताइए।